राजनाथ सिंह ने मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर अमित शाह, नितिन गडकरी समेत एनडीए के सभी दलों ने समर्थन किया। एनडीए सांसदों के समर्थन के बाद नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। तीसरी भव्य विजय के बाद नरेंद्र मोदी जब संसद भवन के सेंट्रल हॉल में पहुंचे तो पूरा भवन तालियों की गूंज और मोदी मोदी के नारे से गूंज उठा। नरेंद्र मोदी के सम्मान में सभी सांसदों ने तालियों के शोर के साथ उनका इस्तकबाल किया। इस दौरान नरेंद्र मोदी अपने साथी दलों के नेताओं से भी मिले और ये बीच में तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें संविधान की प्रति को, संविधान को, देश के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया, माथे से लगाकर देश के संविधान को नमन किया। तो ये तीन तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान भवन में दाखिल हुए तो किस तरह से सभी सांसदों ने, सभी नेताओं ने उनका स्वागत किया, संविधान को नमन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दक्षिण भारत में एनडीए ने नई राजनीति की नींव मजबूत की है। एनडीए का यह गठबंधन सबसे मजबूत गठबंधन है। हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में और हिंदुस्तान की राजनीति में गठबंधन के इतिहास में प्री पोल अलायंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है जितना कि एनडीए हुआ। और मैं आज देशवासियों को यहां से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, ये हम सबका दायित्व है कि हम सर्वमत का निरंतर प्रयास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, मेरा बहुत सौभाग्य है कि एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आज जब आप मुझे फिर से एक बार ये दायित्व देते हैं, इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच, हम आपस में विश्वास का सेतु इतना मजबूत है ये अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर। ईवीएम विरोध पर भी पीएम मोदी ने निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष आधुनिकता और टेक्नोलॉजी का विरोधी है, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की गई थी और इस मुलाकात के अलावा क्या कुछ फिर बात हुई वो सुनाते हैं आपको। पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा,
लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे क्योंकि इनके सुधरने की संभावना बहुत कम है। एनडीए के संसदीय दल की बैठक में बतौर नेता नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने रखा। साथ ही कहा कि एक बार फिर हमें संवेदनशील और शक्तिशाली नेता मिलने जा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता व एनडीए संसदीय दल के नेता व लोकसभा में नेता के चयन के लिए यहां पर हम सब एकत्रित हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग्य, उपयुक्त और सर्वोत्तम और साथियों, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी के रूप में उनकी कार्यक्षमता, उनकी कार्यकुशलता, दूरदर्शिता, प्रामाणिकता को मैंने प्रत्यक्ष देखा है। और केवल मैंने ही नहीं देखा है, बल्कि समस्त देशवासियों ने इसे देखा है। तो नरेंद्र मोदी को एनडीए का संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। राजनाथ सिंह ने संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी के नाम का यह प्रस्ताव रखा था, जिसका सभी दलों ने खुले दिल से समर्थन किया। Contribution given to this country from last 10 years from Honorable Narendra Modi ji. On behalf of my party, I support Shri Narendra Modi ji as the leader of India Parliamentary Board. I proudly propose the name of Sri Narendra Modi ji on behalf of Telugu Desam Party for the post of Prime Minister of this great nation. हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर राजनाथ सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं हमारे बाबा साहब ठाकरे जी के विचार वाली शिवसेना के पार्टी के तरफ से पूरा समर्थन देता हूं। मेरी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। मैं चिराग पासवान, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। मैं मेरी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी को नाम का समर्थन करता हूं। मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से एनडीए संसदीय दल के नेता के पद पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का पूरे दिल से समर्थन करती हूं। और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के लिए स्पेशल गेस्ट की एक लिस्ट बनाई गई है, जिसमें कुछ खास लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। इन खास लोगों की लिस्ट में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूरों के साथ साथ ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। इसके साथ ही वंदे भारत और मेट्रो में काम कर रहे रेलवे के कर्मचारियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इनके अलावा विकसित भारत के एम्बेसडर्स को निमंत्रित किया जाएगा। 8000 से भी ज्यादा लोगों की व्यवस्था की जा रही है। इस कार्यक्रम में वकील, डॉक्टर, कलाकार और सांस्कृतिक कलाकारों को भी बुलाया जाएगा। सभी धर्मों के लगभग 50 प्रमुख धार्मिक गुरुओं को आमंत्रित किया जा रहा है। इसके साथ ही उत्तराखंड में सिलक्यारा टनल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले रेड माइनर्स भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मन की बात में प्रधानमंत्री ने जिन लोगों का जिक्र किया है, उनको भी न्योता दिया जाएगा।
मोदी सरकार की तीसरी पारी में मंत्रियों का पोर्टफोलियो जैसे पहेली बना है, ठीक वैसे ही एक पहेली है नीना फैक्टर की। यह क्या है? क्या नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी आसान नहीं होने जा रही है? आइए इस स्पेशल रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। क्या मोदी सरकार पर असर डालेंगे सहयोगी? एनडीए में कितने मुद्दों पर नीना फैक्टर का प्रेशर? मोदी पर भारी पड़ेगी पार्टनर्स की डिमांड। तीसरी बार मोदी सरकार का अंक गणित तैयार है, शपथ की तारीख मुकर्रर है। दिल्ली में सरकार गठन की गहमागहमी के बीच एनडीए सहयोगियों के बयानों ने इस आशंका को प्रबल बना दिया है कि मोदी सरकार की तीसरी पारी कतई आसान नहीं होगी, क्योंकि एनडीए सहयोगियों के कई मसलों पर अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग वाली कहावत चरितार्थ होती है। ये मुद्दे गठबंधन की गांठें कमजोर करने का सबब बन सकती हैं और मोदी सरकार की उम्र भी तय कर सकती हैं। मोदी के लिए चुनौती बनने वाले तमाम मुद्दों पर किस पार्टी का क्या स्टैंड है, ये जानने पर सरकार की मजबूती का अंदाजा भी लग जाएगा। लेकिन पहले जानिए मोदी की तीसरी पारी में ये नीना फैक्टर क्या है। नरेंद्र मोदी, नीतीश और नायडू के त्रिकोण में अगली सरकार का गठन हो रहा है। इसमें नीना यानी नी से नीतीश कुमार और ना से चंद्रबाबू नायडू हैं। एनडीए के दोनों बड़े पार्टनर पर इस बार सरकार चलाने की बड़ी जिम्मेदारी है। मोदी सरकार की स्थिरता इन्हीं दोनों लीडरों के फैसले पर टिकी है, लेकिन इन दोनों नेताओं के अपने अपने एजेंडे हैं। एक नहीं, कई मुद्दों पर बीजेपी से अलग इनके अपने स्टैंड भी हैं। यही नरेंद्र मोदी सरकार के चैलेंज हैं। मोदी सरकार जिन बड़े फैसलों को तीसरे टर्म में जमीन पर उतारने का इरादा रखती है, पहले उन्हें जान लीजिए, फिर इनमें किस पर पेंच फंस सकता है वो जानेंगे। मोदी सरकार एक देश एक चुनाव के हक में है। नरेंद्र मोदी सरकार परिसीमन के पक्ष में लंबे वक्त से चर्चा कर रही है। मोदी सरकार देश में समान नागरिक संहिता की तरफदारी करती है। सीएए के बाद मोदी सरकार एनआरसी को भी देश में लागू करने की बात कह चुकी है। नरेंद्र मोदी सरकार देश में बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म के कदम उठाने के संकेत देती रही है। नरेंद्र मोदी सरकार धर्म के नाम पर आरक्षण का सख्त मुखालफत करती नजर आई है। नरेंद्र मोदी सरकार जातिगत जनगणना का विरोध करती रही है। काशी और मथुरा के विवादित स्थलों का समाधान नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में है। नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो जो कहते हैं वही करते हैं। लेकिन एनडीए के दो बड़े पार्टनर बीजेपी से कुछ मुद्दों पर अलग राय रखते हैं। इसका इजहार अभी से किया जाने लगा है। दिल्ली में जेडीयू की तरफ से अग्निवीर और यूसीसी का मुद्दा भी उछाला गया है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। अग्निवीर योजना को लेकर भी आप लोग कुछ बात करेंगे? नहीं, बैठेंगे हम इन सब मुद्दों पर आने वाले समय में सब लोग मिलकर के बात करेंगे। अपनी बात कहकर जेडीयू नेता ये भी बताना नहीं भूलते कि सरकार के सर्वे सर्वा मोदी ही हैं। हालांकि एनडीए के ज्यादातर सहयोगी ऐसे मसलों पर सार्वजनिक बयानबाजी के सख्त खिलाफ हैं। जीतन राम मांझी ने सभी मुद्दों पर चर्चा की सही जगह भी बताई है। हम समझते हैं कि ये मामला मीडिया के माध्यम से कहा जाना उचित नहीं है। अभी के संदर्भ में मेरा समझ में है कि अगर कुछ कहना भी है
तो बैठक है 7 तारीख को भी बैठक होने वाली है। वहाँ भी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, वहाँ पर भी सभी एनडीए के नेता लोग बैठे रहेंगे, वहाँ पर बात होगी। नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी से अलग राय रखने के साथ बिहार को स्पेशल स्टेटस यानी विशेष राज्य के दर्जे की डिमांड भी अभी से शुरू कर दी है, जिसे तूल देने में इंडिया गठबंधन के नेता भी पीछे नहीं है। इंडिया गठबंधन की तरफ से जेडीयू को उकसाने वाले कई बयान जारी किए गए हैं। कांग्रेस नेता देखिए कैसे जेडीयू की डिमांड के समर्थन में अगुआ बन रहे हैं। अच्छी बात है, सही बात भी है। इंडिया अलायंस का ये प्रोग्राम पे बहुत इम्पोर्टेंट है। अग्निवीर का हम फाड़ के फेंकेंगे और जेडीयू ये शर्त रखना चाहिए अग्निवीर का विड्रॉ करने के लिए, और बिहार का स्पेशल पैकेज भी भूलना नहीं चाहिए जेडीयू का नेता लोग। जातिगत जनगणना पर जेडीयू का रुख बीजेपी से अलग रहा है। वहीं धर्म के नाम पर आरक्षण में चंद्रबाबू नायडू बीजेपी से अलग सुर साधते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 4% आरक्षण का ऐलान तक कर रखा है, जबकि मुसलमानों के आरक्षण का जिक्र आंध्र प्रदेश में एनडीए के संयुक्त घोषणा पत्र में भी शामिल नहीं किया था। मगर चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिम तीर्थयात्रियों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। बीजेपी के कई एजेंडे को उसके सहयोगी दल पसंद नहीं करते हैं। मोदी के दूसरे टर्म में कृषि कानून पर अकाली दल ने एनडीए से राहें अलग कर ली थी। इसीलिए तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी को संसद में बिल पास कराने में कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे राजनीति के चतुर खिलाड़ियों को साधना मोदी के लिए बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार बीते 11 साल में 4 से 5 बार पाला बदल चुके हैं। तो इस बात की क्या गारंटी है कि अब की बार वो कुछ ऐसा नहीं करेंगे। वहीं 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने तो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर एनडीए का साथ छोड़ दिया था। विशेष राज्य का दर्जा असली और बड़ा मुद्दा, क्योंकि नीतीश हो या नायडू दोनों ही अपने राज्यों के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं। उधर एनडीए के कुछ सहयोगियों की मांग भी गठबंधन में खटपट की वजह बन सकती है। रिपब्लिकन पार्टी को कैबिनेट में हिस्सा मिलना चाहिए। जिस तरह मैंने 1 सीट मांगी थी शिरडी की, लेकिन वो भी सीट मुझे नहीं मिली थी। मेरी राज्यसभा 2020 तक है, तो मेरी राज्यसभा तो ऑटोमेटिकली कंटिन्यू हो जाएगी, लेकिन मंत्रिमंडल में जरूर हमको स्थान मिलेगा। सबकी अपनी अपनी डिमांड है, सबके अपने अपने उसूल, लेकिन मोदी सरकार के मजबूत आधार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ही हैं। इसलिए सरकार को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होगी। देश ने 1 दशक नरेंद्र मोदी की लीडरशिप देखी है। उनके कड़े और बड़े फैसले की गवाह पूरी दुनिया है। नरेंद्र मोदी ने 370 जैसे कांटे को एक झटके में निकाल फेंका है। मोदी ने पाकिस्तान में घुसकर उसे सबक सिखाया है। जाहिर है मोदी का स्टाइल बदलने वाला नहीं, ये बात सभी सहयोगी दल अच्छे से समझते भी हैं। इसी वजह से हर फैसले पर फाइनल मुहर मोदी के ही लगाने की बात कही जा रही है। एक बात और कि नरेंद्र मोदी पहली बार गठबंधन सरकार का दबाव महसूस करेंगे, क्योंकि गुजरात से दिल्ली तक अपनी राजनीतिक यात्रा में अब तक मोदी पूर्ण बहुमत की सरकार का अनुभव रखते हैं। हालांकि गठबंधन में तालमेल बिठाने का हुनर भी मोदी को आता है। पूर्ण बहुमत में रहकर भी मोदी ने सहयोगियों को हमेशा साथ कर रखा है। उन्हें सही सम्मान एनडीए में मिलता रहा है। फिलहाल तो एनडीए के सभी सहयोगी मोदी के साथ होने की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन राजनीति संभावनाओं का नाम है, जिसमें कब किसकी आत्मा की आवाज बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और वहीं महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर चाचा और भतीजे के बीच सियासी जंग छिड़ती दिख रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद एनसीपी के अजीत पवार गुट में सियासी हलचल तेज हो गई है और माना जा रहा है कि अजीत पवार गुट के कई विधायक विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार गुट का दामन थाम सकते हैं। महाराष्ट्र में फिर शुरू हुआ सियासी खेला। चाचा भतीजे में फिर खिंची तलवार। एनसीपी के खेमे में बड़ी सियासी हलचल। कहते हैं सियासत में चाचा भतीजे और मामा भांजे के रिश्ते का रोल बड़ा ही पेचीदा होता है। चाचा भतीजे के रिश्ते ने एक बार फिर से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और इस बार यह खेला महाराष्ट्र में होता दिख रहा है। चाचा शरद पवार से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले अजीत पवार इन दिनों मुश्किलों में हैं।
एनसीपी के अजित पवार गुट में बड़ी टूट की आशंका बनी हुई है। ऐसी अटकलें इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि गुरुवार को अजित पवार ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन इस मीटिंग में उनके 5 विधायक नहीं पहुंचे और फिर इसके बाद से अटकलों का बाजार गर्म हो गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि अजित पवार गुट के कई विधायक शरद पवार गुट के संपर्क में हैं। हालांकि जो विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए, उन्होंने नहीं आने के पीछे व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है। धर्मराव बाबा अतराम ने स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की बात कही। नरहरि झिरवाल इस वक्त रूस में हैं। सुनील तिंगरे बाहर गए हुए हैं। राजेंद्र सिंगड़े ने खुद को अस्वस्थ बताया। अन्ना बसोड़े ने बताया कि वो पहले से ही किसी काम में व्यस्त हैं। विधायकों ने बैठक में नहीं आने की वजह भले ही कुछ भी बताई हो, लेकिन बताया जा रहा है कि अजीत पवार गुट के कई विधायक शरद पवार गुट के संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में विधायकों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो सकता है। हालांकि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर इससे कोई खतरा नहीं होगा। बहुत लोगों का मूड बदल गया है और अलग अलग वक्त वो मेरे संपर्क में है और हमारे कोई निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए हम पार्टी के अंदर बात करेंगे। थोड़ा सा 9 तारीख को हमारी भारत के राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी की एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की मीटिंग। और इसी के साथ फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान के साथ। कावेरी किसकी क्या डिमांड है, किसकी क्या ख्वाहिश है? एनडीए में हर बात पर अंदरूनी तौर पर मुहर 7 जून को ही लगेगी, जब एनडीए के सांसदों की बैठक होगी और फिर राष्ट्रपति को सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। तीसरी बार बन रही मोदी सरकार को लेकर इस वक्त सबसे बड़े सवाल, किससे कितने मंत्रालय मिलेंगे, किससे कौन सा मंत्रालय मिलेगा? मनचाहे मंत्रालयों को लेकर सहयोगियों के दबाव का क्या रास्ता निकालेगी बीजेपी और ये रास्ता कैसे निकलेगा? तीसरी बार बनने जा रही मोदी सरकार में बीजेपी के अलावा जो बड़े दल हैं, उनमें खास हैं टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना, शिंदे गुट और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। एलजेपी रामविलास के 5 सांसद। अब तक एनडीए की सरकारों में मंत्रालय बांटने के लिए 4 सांसदों पर 1 मंत्रालय देने का फॉर्मूला रहा है। सवाल स्पीकर के पद को लेकर भी है। ये बात बार बार उठ रही है कि टीडीपी स्पीकर पद भी चाहती है और इसके लिए बीजेपी तैयार नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि ज्यादा जोर देने पर डिप्टी स्पीकर का पद उसे मिल सकता है, यानी मंत्रालय और मंत्रियों की तादाद के साथ स्पीकर का भी पद है, जिस पर एनडीए में बात चल रही है। इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी गठबंधन के घटक दल बड़े से बड़ा मंत्रालय चाहते हैं। ऐसे में ख्वाहिश टीडीपी और जेडीयू की भी है। वहीं कई और छोटे दल और निर्दलीय सांसद भी हैं, जो इस सरकार में बहुमत जुटाने के लिए अहम भूमिका में हैं। हालांकि वाजपेयी सरकार के दौरान उद्योग, पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक कानून मंत्रालय, स्वास्थ्य, सड़क परिवहन, रेलवे, वाणिज्य और यहां तक कि रक्षा मंत्रालय भी सहयोगी दलों के पास रहा है। वहीं रेलवे जिस किसी भी सरकार में सहयोगियों के पास रहा, तब लोक लुभावन नीतियों के चलते उसका बंटाधार हुआ। बड़ी मुश्किल से उसे पटरी पर लाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब कल्याण, युवा से जुड़े और कृषि मंत्रालय भी बीजेपी अपने पास ही रखना चाहेगी। ये पीएम मोदी की बताई गई 4 जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान के लिए योजनाओं को लागू करने के लिए अहम कड़ी बताई जा रही है। टीडीपी आंध्र प्रदेश में भी सरकार बना रही है और ऐसे में अब अमरावती में नई राजधानी बसाने के लिए विशेष पैकेज की मांग अहम हो सकती है। वैसे विशेष पैकेज का मुद्दा ऐसा है जो बिहार की डिमांड लिस्ट में भी हमेशा ऊपर रहा है। प्रधानमंत्री के तौर पर अभी तक नरेंद्र मोदी के दोनों कार्यकाल में सहयोगी दलों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व मिलता रहा है।
पहले और दूसरे कार्यकाल को देखें तो सहयोगी दलों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व में नागरिक उड्डयन, भारी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, स्टील और खाद्य, जन वितरण और उपभोक्ता मामले जैसे मंत्रालय दिए गए। खाद्य, जन वितरण और उपभोक्ता मामले का मंत्रालय 2014 में रामविलास पासवान के पास था। नागरिक उड्डयन टीडीपी के पास रहा। भारी उद्योग एवं पब्लिक एंटरप्राइज शिवसेना के पास रहा। इस बार टीडीपी और जेडीयू दोनों अच्छे नंबर लाए हैं। आंध्र प्रदेश में 16 सीट जीतने वाली टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और उनकी बाईं तरफ बैठे जेडीयू के अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार मजबूत स्थिति में है। जेडीयू ने इस बार बिहार में 12 सीटें जीती हैं। लेकिन जब हम एनडीए का हिस्सा हैं तो कुछ मंत्री पद हमारे हिस्से में आएंगे। ये प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी के बीच में है, ना कोई बार्गेनिंग है ना